हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है ये और बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें अपन चैप्टर नंबर 31 से लेकर चैप्टर नंबर 34 तक करेंगे। 4 चैप्टर है इस यूनिट में। जो चैप्टर 31 है वो है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। तो देखो, इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। तो पहला कि ह्यूमन जो है वो एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या होते हैं, तो देखो ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन है या नहीं है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जबकि ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से उसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म। मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसे अपन और डिटेल में रिप्रोडक्शन में देखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो गैमेट बनाता है और वो साथ में ही सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही गोनेड्स भी कहते हैं। तो मेल के अंदर गोनेड्स क्या होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर गोनेड्स क्या होते हैं, ओवेरी। अब जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसके कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उन इवेंट को देखते हैं। तो सबसे पहला, इसे रिप्रोडक्शन इवेंट भी कह सकते हैं और इसे अपन एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक भी कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। इसमें अपना क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट। दूसरा है इंसेमिनेशन, जिसमें मेल अपने गैमेट किसमें ट्रांसफर करता है, फीमेल के अंदर। फिर होगा फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद जाइगोट में डिवीजन शुरू होते हैं, माइटोसिस जिसको बोलते हैं क्लीवेज। उसके बाद ब्लास्टुलेशन, और ब्लास्टुलेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फीमेल की यूट्रस पे जाके जुड़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके बाद उसमें गैस्ट्रुलेशन होते हैं। गैस्ट्रुलेशन में 3 तरह की जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म, जो बाद में अलग अलग ऑर्गन में कन्वर्ट होती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या होता है, अकाउचमेंट या पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में बर्थ दिया जाता है किसको, यंग वन को। ये जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक किसके हैं, एम्ब्रियोलॉजी के। और इस चैप्टर में अपन कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस से। कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गैमेटोजेनेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, गैमेट और जीनेसिस। जीनेसिस का क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस करना। तो गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल इन गोनेड्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गोनेड्स के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल से गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अगर गोनेड्स टेस्टिस है तो गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, क्योंकि जो गैमेट बनेगा वो स्पर्म होगा। अगर गोनेड ओवेरी है तो उसके अंदर ओवम बनेगा, तो इस गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहेंगे। अपन 1 by 1 दोनों करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में दोनों गैमेटोजेनेसिस 1 by 1 स्टडी करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। पहले अपन स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। दोनों बाद में 1 by 1 करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन में एक टर्म आई जिसको कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो गोनेड्स में नहीं बनती, गोनेड्स से बाहर बनती है। जब अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो ह्यूमन में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। उसमें से एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं यॉर्क सेक। वो यॉर्क सेक जो होती है उससे प्रीमोर्डियल जर्म सेल अराइज होती है और फिर गोनेड्स के अंदर क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। और फिर गोनेड्स के अंदर ये माइग्रेट होने के बाद ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस से फिर बाद में गैमेटोगोनिया बनाएगी, फिर वो प्राइमरी गैमेटोसाइट बनाएगी, फिर वो सेकेंडरी गैमेटोसाइट, और फिर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो बेसिकली जो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा डेवलपमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है, बोले तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल या गैमेटोगोनिया के बारे में पूछे तो ये ओरिजिन में एक्स्ट्रा गोनोडियल होती है। बोले तो गोनेड्स के बाहर से ये क्या होती है, ओरिजिनेट, और कहां से होती है, यॉर्क सेक से, बाद में माइग्रेट करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में।
प्रीमोर्डियल जर्म सेल से गैमेटोगोनिया जो बनती है वो माइटोसिस से बनती है। मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल 2n होती है तो ये गैमेटोगोनिया भी कैसी रहेगी, 2n ही रहेगी। ठीक है, अब ये गैमेटोगोनिया अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, ऊजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसे ऊगोनिया कहेंगे। अपन इसको और बाद में अच्छे से देखेंगे। तो पहले गैमेटोगोनिया, फिर वो ग्रोथ करके प्राइमरी गैमेटोसाइट, गैमिट बोले तो गैमिट साइट का मतलब सेल, गैमिट बनाने वाली सेल, प्राइमरी गैमेटोसाइट बनेगी जिसमें मियोसिस होगा। अब मियोसिस अपन सब जानते हैं 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट से ये प्राइमरी गैमेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी गैमेटोसाइट में, और फिर उससे क्या बन जाएंगे, गैमिट बन जाएंगे। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में पूछा जा सकता है कि गैमेटोजेनेसिस कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, तो एफएसएच और एलएच गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। एफएसएच का क्या नाम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, गोनेट्स की उन सेल पे जाके काम करता है जो गैमिट बनाती है। तो गैमिट बनाने वाली सेल के ऊपर जाके काम करता है और उन्हें इंड्यूस करता है, किसके लिए, गैमिट प्रोडक्शन के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। एलएच जो होता है जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बेसिकली क्या करता है, गोनेट्स के उस पार्ट पे जाके काम करता है कि जो हार्मोन रिलीज करती है, सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, उस पार्ट पे जाके वर्क करता है और उससे सेक्स हार्मोन रिलीज करवाती है। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो पहले ये आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। गैमेटोजेनेसिस में फिर रिपीट कर देता हूं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, और ये कहां से स्टार्ट होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो होगा वो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल इन टेस्टिस, क्योंकि अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं तो गोनेट्स कौन सा होगा, टेस्टिस, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहां होता है, टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस में कहां होता है उसको समझने के लिए अपन टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। मैं एक आपको चीज समझा देता हूं, ये टेस्टिस की जो ये ट्रांसफर सेक्शन की स्लाइड है ये आपके प्रैक्टिकल में भी लगती है, तो ये प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस का भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखो टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन में 2 तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और एक उसके बीच में कुछ सेल दिखाई देती है जो कि क्या है, लेडिक सेल, या जिसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टिस का एक्सोक्राइन पार्ट है। बोले तो ये ऐसा पार्ट है जो कुछ ऐसा बनाएगा जिसको बाहर कैरी करने के लिए क्या होगी, डक्ट होगी। और दूसरा जो पार्ट जो लेडिक सेल है वो बेसिकली उसका एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन का क्या मतलब है कि ये क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी, और हार्मोन को ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, तो लेडिक सेल तो क्या करती है, सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड होती है और स्पर्म बनाती है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो लाइनिंग दिख रही है ये जर्मिनल एपिथेलियम की, किसकी है, जर्मिनल एपिथेलियम की। अब इसमें भी 2 तरह की सेल आपको दिखाई दे रही है, एक ये लॉन्ग सेल और एक बीच बीच में जो सेल है वो। ये लॉन्ग सेल को कहते हैं अपन सर्टोली सेल, और क्योंकि ये गैमिट नहीं बनाती इसलिए इसको सोमेटिक सेल भी कहते हैं। और दूसरी वाली जो सेल है वो कौन सी है, जर्म सेल। जर्म सेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगी और क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी, जबकि सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। जब स्पर्म बनते हैं तो वो इन सर्टोली सेल में अपना हेड ऐसे डाल देते हैं जहां से वो न्यूट्रिशन क्या करते रहते हैं, ऑब्टेन करते रहते हैं। तो ये अपने क्या है, टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन। अब अपने अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस डायग्राम से अपन को एक चीज क्लियर हो गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, जर्मिनल एपिथेलियम की, जर्म सेल में होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो कितना टाइम लेता है, तो अराउंड 74 डेज, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, और किसी बुक में 65 to 74 डेज भी लिखा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कितने स्टेप में होता है, तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो स्पर्मेटिड बनाती है। स्पर्मेटिड बेसिकली वैसा ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रखती है जैसा कि ये गैमेट में होना चाहिए।
लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है, एक उसमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होती और एक उसे एग को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी भी नहीं होती। तो वो स्पर्मेटिड कुछ स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से होकर गुजरता हुआ स्पर्म में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले प्रोसेस में प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरे स्टेप में वो स्पर्मेटिड फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन पहले टॉपिक कौन सा करते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ एक लीनियर डायग्राम है जिसमें अपन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, साथ में लास्ट स्टेप में स्पर्मियोजेनेसिस को भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अपन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस समझते हैं। देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में अपना क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। तो ये अपन जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बना दिया, पूरा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ उसका कुछ पार्ट बनाया। इसमें दो तरह की सेल को डिनोट कर दिया, कौन कौन सी, जर्म सेल और सर्टोली सेल। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो स्ट्रक्चर है वो बनने के लिए पहले क्या होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो बिफोर बर्थ होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक आते आते प्रीमोर्डियल जर्म सेल से कुछ स्पर्मेटोगोनिया बनती है जो कि रेस्ट में होती है। यहां से वो फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। तो देखो पहले ये जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनती है, स्पर्मेटोगोनिया ए, वो थोड़ी डार्क अपीयरेंस में होती है। फिर वो माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया ए में कन्वर्ट होती है जो कि पेल होती है, बोले तो थोड़ा लाइट अपीयरेंस में होती है। और फिर वो और माइटोसिस से किसमें कन्वर्ट होती है, स्पर्मेटोगोनिया बी। आपकी बुक में इन तीनों के नाम ना लिखकर सिर्फ इस लास्ट वाले को डिनोट कर रखा है कि ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पहली जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया ए, दूसरी जो होती है वो भी स्पर्मेटोगोनिया ए, लेकिन ये डार्क टाइप की, ये पेल टाइप की, और लास्ट जो होती है वो कौन सी होती है, स्पर्मेटोगोनिया बी। तो इस वाले स्टेप में जर्म सेल से माइटोसिस होकर अनडिफरेंशिएट जो जर्म सेल होती है वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाए, या प्रिसाइजली बोले तो स्पर्मेटोगोनिया बी में कन्वर्ट हो जाए। ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज में सिर्फ माइटोसिस होता है, इसलिए प्लॉइडी जो होती है डिप्लॉइड रहती है। ये डिप्लॉइड से स्टार्ट होता है और ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉइड ही होते हैं। एक चीज मैं आपको रिवाइज करा दूं, ह्यूमन जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इस वाली सेल में भी कितने होंगे, 46। उसमें से 44 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम, और 2 कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि ये अपन स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो मेल को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 44 प्लस XY क्या होगा, 44 प्लस X 45 Y 46। ठीक है, मतलब 2 और एडिशनल जोड़ने, 44 प्लस XY। ठीक है, तो जहां जहां 2N लिखा हुआ बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, 44 प्लस XY से। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया बी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, ग्रो करती है साइज में, और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां से यहां कन्वर्ट होना, यहां पर तो बहुत स्मॉल सा दिख रहा है, लेकिन यही सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अगर आपको पूछे कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो वो कौन सा है, ग्रोथ फेज। ठीक है, इसमें ये साइज में बड़ी होकर स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्टिल ये कैसी है, 2N है, मतलब इसमें 44 प्लस XY कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। तो मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्टिव होता है, बोले तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट की वजह से 2, अगर 1 से स्टार्ट करें तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाती है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर कैसे है, हाफ। तो ये डिप्लॉइड की जगह कैसी हो गई, हैप्लॉइड। और इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो 22 प्लस X होगा या 22 प्लस क्या होगा, Y। ठीक है, 44 के टुकड़े हो गए 22 और XY के टुकड़े हो गए X और Y। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन टाइप क्या हो सकता है, 22 प्लस X, और दूसरा क्या हो सकता है, 22 प्लस Y। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस सेकंड होता है, और मियोसिस सेकंड जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये हैप्लॉइड के हैप्लॉइड रहेंगे। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनेंगे, तो टोटल यहां से स्टार्ट करें तो टोटल कितने बन चुके हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट करते हैं तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, कितने बनते हैं, 4। और ये सारे के सारे हैप्लॉइड है, और इनमें से कुछ का कॉन्फ़िगरेशन
22 प्लस एक्स होगा और कुछ का क्या होगा 22 प्लस वाई। ये वाली फेज मल्टीप्लीकेशन कहलाती है, ये ग्रोथ। और यहां के बाद का जो ये स्पर्मेटिड बोले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, ये जो फेज है ये क्या कहलाती है मैच्योरेशन फेज। और यहां से लेकर यहां तक ये तीनों फेज को एक साथ अपन क्या कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मेरी यहां जगह नहीं थी, आप यहां से लेकर यहां तक पूरा लेबल कर ले कि ये क्या है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जहां तक स्पर्मेटिड बन रहे स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला स्टेप अपन वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे पर यहां शॉर्ट में बता देते हैं। इस स्पर्मेटिड से क्या बनता है स्पर्म। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जिससे नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि अपना अगला टॉपिक होगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, इन स्पर्म में से कुछ स्पर्म का कॉन्फ़िगरेशन 22 प्लस एक्स है और कुछ का कैसा है 22 प्लस वाई। तो जो 22 प्लस एक्स होगा वो जब ओवम के साथ फ्यूज होंगे, ओवम हमेशा 22 प्लस एक्स ही होता है, तो जब वो ओवम के साथ फ्यूज होंगे तो वो फीमेल चाइल्ड बनाएंगे, इसलिए इनको कहते हैं गायनोस्पर्म। और जब 22 प्लस वाई वाला स्पर्म जाएगा तो फीमेल के साथ फ्यूज होगा तो वो क्या बनाएगा मेल बेबी बनाएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं एंड्रोस्पर्म। एंड्रो मेल के लिए यूज करते हैं, गायनो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो स्पर्म कितने तरह के होते हैं दो तरह के, गायनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म होता है 22 प्लस वाई और गायनोस्पर्म क्या होता है 22 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो ये अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या था लीनियर डायग्राम। कभी कभी खाली ये डायग्राम बनाने को भी आता है। यहां से लेकर यहां तक मैच्योरेशन फेज बोले तो स्पर्मेटिड तक का डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। इसका डायग्राम तो ये है और डिस्क्रिप्शन आगे से नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन आगे डिस्क्रिप्शन में वो मैं समझा देता हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनने का फॉर्मेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, होलोजेनिक और टीलोजेनिक। होलोजेनिक में क्या होता है या बाउंड्री से स्पर्म बनने लगते हैं और अंदर तक पूरे बल्क में स्पर्म ही स्पर्म हो जाते हैं, हालांकि डेवलपमेंट बाहर से स्टार्ट होकर अंदर की तरफ जाता है। ऐसा वर्टिब्रेट्स में और ह्यूमन में भी होता है, लेकिन इंसेक्ट और निमेटेड्स जो होते हैं उनमें सिर्फ डिस्टिल एंड की तरफ ही स्पर्म बनते हैं। डिस्टिल बोले तो एंड पॉइंट की तरफ, और इसलिए उनको क्या कहते हैं टीलोजेनिक, और अपन में जो है उसे कहते हैं होलोजेनिक, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पूरा हो गया। अगला टॉपिक अपन क्या करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अच्छे से मन लगाकर ये अच्छे से नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से क्या होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो थी वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन स्पर्मेटिड में दो प्रॉब्लम है, एक वो स्पर्मेटिड फंक्शनल नहीं है और दूसरा उसके पास वो भारी भी है कंपैरेटिवली, और उसके पास एग को पेनिट्रेट करने की पावर भी नहीं, तो वो नॉन फंक्शनल है। तो डिफरेंशिएशन और मेटामॉर्फोसिस in which non-functional spermatid convert into functional sperm, इसको अपन क्या कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अच्छे से समझना इसको। ये अपने स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर समझते हैं जिसमें मैंने सिर्फ काम के ऑर्गन ड्रॉ किए जो जिनमें चेंजेज होते हैं। ये अपना न्यूक्लियस है, ये गोल्जी बॉडी, ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और ये सेंट्रियोल, ठीक है। कितने हैं दो, ठीक है। अब ये अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या चेंजेज होते हैं। तो देखो न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है, न्यूक्लियस में जो भी अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के जो भी अननेसेसरी सब्सटेंस है उन सबको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ताकि डीएनए क्या हो जाए लाइट वेटेड हो जाए, ठीक है। ऐसा हर पार्ट में किया जाएगा ताकि स्पर्म ओवरऑल क्या हो लाइट हो, हल्का हो, मूव करने में आसानी होगी। तो अननेसेसरी सब्सटेंस आर रिमूव्ड, ओनली डीएनए और जेनेटिक मटेरियल रिमेन इन न्यूक्लियस। द साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो चेंज। साइज और शेप जो होता है न्यूक्लियस का वो भी क्या होता है चेंज होता है, और इस तरीके से हो जाता है कि अब वो आसानी से स्विम कर सके। तो शेप जो होता है न्यूक्लियस का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे ओवल शेप का होता है ह्यूमन और बुल में, डैगर शेप का होता है फ्रॉग और रैट में, और स्पाइरल होता है किसमें बर्ड्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये न्यूक्लियस जो पहले सेंटर में था एक टिप की तरफ मूव करेगा, उसका शेप कैसा चेंज हो जाएगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा ह्यूमन का है तो ओवल शेप का हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी बेसिकली चेंज होकर एक्रोसोम बनाती है। तो देखो सपोज करो कि ये गोल्जी बॉडी है, तो उसमें बहुत सारी वेसिकल्स भी होती है और बाकी के ट्यूबुलर पार्ट होते हैं। तो जो वेसिकल्स होती है उनमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, ग्रेन्युलर, जिसको बोलते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। अगर कभी कभी तो ये एक वेसिकल में ही बनता है, अगर एक से ज्यादा वेसिकल में बनता है तो वो सारी वेसिकल फ्यूज हो जाती है और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये सारा फ्यूज होकर ये एक ग्रेन्यूल बना ली। अब ये जो बहुत बड़ा सा ग्रेन्यूल है इसे कहेंगे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। क्या कहेंगे? प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। और जो बाकी का जो गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है वो डीजनरेट होने लग जाता है, मतलब उसके टुकड़े हो जाएंगे। और जब एक्सेसिव साइटोप्लाज्म जो होगा उसको बाहर रिमूव किया जाएगा तो उसके साथ में क्या होगा? बाहर चला जाएगा। अपन इस पे फोकस करते हैं। ये एक वेसिकल है और इसके बीच में क्या है? प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। फिर ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और लार्ज होता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डेवलप होते हैं जो एग मेम्ब्रेन को क्या कर पाएंगे? डिसॉल्व कर पाएंगे। और अब इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। अब ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन थी, ये देखो ऐसे पूरे चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन थी वो ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल एक तरफ मूव कर जाता है। तो ये ऊपर की तरफ तो ऐसा लगता है एक सिंगल मेम्ब्रेन है, और साइड में धीरे धीरे ये जो यहाँ पे है ये मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या करती है? कवर कर लेती है। तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के ऊपर कितनी? 2 लेयर की क्या है? कैप है। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाएगा? एक्रोसोम। तो रीड करते देखो, गोल्जी बॉडी में चेंज होना क्या कहलाता है? एक्रोसोमल फॉर्मेशन कहलाएगा। और इसमें क्या होगा? ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन गोल्जी वेसिकल्स नॉन एज प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ऑल सच वेसिकल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। सब वो कंबाइन होकर सिंगल एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना लेंगे। द मेम्ब्रेन कवर ग्रेन्यूल। मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल को तो कवर करती है, साथ में एंटीरियर हाफ, आधा हाफ किसका? न्यूक्लियस का कवर करती है। वो भी कैसे? बाई लोब्ड कैप। ऐसा लगेगा 2 लोब है, देखो 1 और 2, ऐसे 2 लेयर है ना। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट डिस्चार्ज विद एक्सेसिव साइटोप्लाज्म। और ये जो रिमेनिंग पार्ट था वो साइटोप्लाज्म के साथ बाहर चला जाएगा। ठीक है, एक्रोसोम जो होते हैं उसके पास एंजाइम होते हैं, किसके लिए? एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन सेंट्रियोल। देखो 3 चेंजेज और है, चेंज इन सेंट्रियोल, चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया और चेंज इन साइटोप्लाज्म। वो आगे की स्लाइड से नोट कर लो, मैं समझा देता हूं। देखो सेंट्रियोल जो होता है, ये रहे 2 सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में, आपको नहीं पता हो तो बता देता हूं, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2। ये जो दोनों सेंट्रियोल है पहले एक दूसरे के परपेंडिकुलर आके अरेंज हो जाते हैं। एक जो न्यूक्लियस के पास में होता है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूसरा होता है उसे कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास में मूव करने लगता है और लास्ट में जब न्यूक्लियस के एक तरफ क्या होती है? हल्की सी नॉच बन जाती है, उसमें अरेंज हो जाता है और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहलाएगा। इसका स्पर्म में अभी कोई फंक्शन नहीं है, ये बाद में जब एग में स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा तो उसमें एग में क्लीवेज में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, इसे अपन आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा था? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैं आपको समझाता हूं। डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है उसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा जो होता है वो तो क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट बनाने का काम करता है। ये धीरे धीरे फिलामेंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लास्ट में पूरी जो स्पर्म की जो टेल होगी उसके अंदर की तरफ ये एक्सियल फिलामेंट बन जाएगा। दूसरा जो पार्ट होता है वो मिडल पोर्शन के एंड पे जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल डेरिवेटिव के नाम से इसको यहां लिखा हुआ है। ये मिडल पोर्शन जो होगा एग का, वहां पे जाके और धीरे धीरे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिंग सेंट्रियोल। क्या कहेंगे? रिंग सेंट्रियोल। तो एक्सियल, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल का एक पार्ट तो क्या करता है? ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है। दूसरा ये जो पार्ट था जो रिंग सेंट्रियोल कहलाता है, ये काम क्या करेगा? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है उसको पूंछ में या टेल में नीचे मूव करने से क्या करता है? रोकता है। इन रिंग सेंट्रियोल को जेनसन रिंग भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ऐसे बिखरे हुए होते हैं, धीरे धीरे ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरफ मूव करने लगते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल की तरफ। और बाद में जब डिस्टल सेंट्रियोल जो होगा वो उससे एक्सियल फिलामेंट बनने लगेगा तो उसके दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? अरेंज।
और लास्ट में एक स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर, जिसे कहते हैं नेबेन कर्न शीथ। क्या कहते हैं? नेबेन कर्न शीथ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पीछे बचता है चेंज इन साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म और मेजोरिटी ऑफ सेल ऑर्गन जो अननेसेसरी है वो सारे डिग्रेड होकर बाहर की तरफ रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे देखो ये सारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, ये जो डिग्रेडेड गोल्जी एपरेटस और ऑल भी जो अननेसेसरी सेल ऑर्गन है, इस प्रोसेस में अभी तो कुछ काम नहीं उनका, वो सारे एक आउटग्रोथ के फॉर्म में बाहर निकलते हैं और फिर ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? रेसिड्यूल बॉडी। और ये जो पीछे रेसिड्यूल बॉडी बाद में डिग्रेड हो जाएगी और अपना क्या बन जाएगा? फंक्शनल स्पर्म। अब देखो ये स्पर्म स्पर्मेटिड से कैसे अलग अलग है? स्पर्मेटिड में एक्रोसोम नहीं था, स्पर्म में एक्रोसोम है जो एग को पेनिट्रेट कर सकता है। स्पर्मेटिड में लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है एक स्पेशल शेप में होता है जो स्विम करने में हेल्प करता है और लाइट वेटेड होता है। ठीक है। स्पर्मेटिड में जो सेंट्रियोल थे वो दो पार्ट में अरेंज हो जाते हैं और एक पार्ट क्या करता है? टेल और एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। और स्पर्मेटिड में जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया या नेबेनकन शीथ में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और साइटोप्लाज्म में सारा का सारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है, जिससे स्पर्म क्या हो जाए? लाइट वेटेड, और वो एक थिक कवरिंग के फॉर्म में मिडिल पोर्शन में अरेंज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मैनचेट। इस तरीके से नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड जो होता है वो फंक्शनल स्पर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। तो इसका डिस्क्रिप्शन पहले आप पूरे डायग्राम अच्छे से बनाए। ये दो जो है ये पॉइंट मैंने यहां डिस्क्राइब कर रखे हैं, बाकी के 3 पॉइंट आगे की स्लाइड से नोट कर लें। ये अच्छे से थोड़ा जूम करके नोट कर लें। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अभी अपन स्ट्रक्चर देख चुके हैं वैसे स्पर्म का, लेकिन एक बार फिर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे डायग्राम ज्यादा पूछा जाता है स्पर्म का कि लेबल डायग्राम बनाओ, पूरा डिस्क्रिप्शन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर अलग से एक पूरा क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो ये डिस्क्रिप्शन होगा। पहले अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो स्पर्म के स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, मिडिल पोर्शन और टेल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड में अपन को क्या क्या करना है? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ऊपर की तरफ एक्रोसोम और नीचे क्या है? न्यूक्लियस। तो देखो इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो हेड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और एक्रोसोम होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम तो होगा ही, एक और स्पेशल चीज होती है। आपको एक बार रिवाइज करा दूं, एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और उस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से डीएनए जो होता है वो एक छोटी सी जगह पर अच्छे से पैक्ड फॉर्म में होता है। लेकिन स्पर्म के अंदर वो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो प्रोटामीन प्रोटीन से रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटामीन प्रोटीन और ज्यादा डेंस और वो क्या कहते हैं? अच्छी पैकेजिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटामीन प्रोटीन, और साथ में क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका शेप स्पेशल होता ही है, आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, हेड के अंदर क्या होता है? एक्रोसोम, जिसके अंदर बेसिकली एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? एंजाइम। और वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। ये 2 एंजाइम क्यों हैं? क्योंकि एग के चारों तरफ भी 2 मेम्ब्रेन होने वाली है। एक मेम्ब्रेन होती है कोरोना रेडिएटा और एक होती है जोना पेलुसिडा। तो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए हाइलुरोनिडेज और जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोसिन। इसके अलावा हेड जो पोर्शन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे एसिडिक प्रोटीन होते हैं, जिसे कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक ऐसा ही एक प्रोटीन किसकी होता है? ओवम की मेम्ब्रेन पे भी होता है, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजिन। ये एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा इन दोनों के जुड़ने में। उसे अपन बाद में अच्छे से देखेंगे। अभी याद रखना कि एंटी फर्टिलाइजिन कहां होता है? स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और वो भी कहां पर? हेड वाले पोर्शन की तरफ। तो ये हेड का हो गया। नेक्स्ट लेते हैं नेक। नेक के अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, बस ये 2। तो देखो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है? स्पिंडल फाइबर बनाकर सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। कौन सी सेल? जाइगोट की सेल। ऐसा क्यों? देखो जो ओवम होता है उसके पास हर कोई चीज है, लेकिन एक चीज नहीं होती, सेंट्रियोल नहीं होता उसके पास। तो स्पर्म अपनी तरफ से ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ले जाता है, ये उसका सेंट्रियोल का क्या करता है? फंक्शन करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डिस्टल सेंट्रियोल, ये बेसल बॉडी की तरह काम करेगा और क्या बनाने का काम करेगा? एक्सोनिमा।
वैसे आपने सेंट्रियोल का डिस्क्रिप्शन 11th पे देखा है, उसमें होता है कि सेंट्रियोल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अंदर की तरफ दो ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं 2 सिंगलेट, और बाहर की तरफ ऐसे दो दो के पेयर में 9 स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं 9 डबलेट। तो जनरली सेंट्रियोल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 9+2। मैमल्स के केस में एक एक्स्ट्रा 9 ग्रुप की एक और कवरिंग होती है सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर की। तो मैमल्स में क्या होता है, जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है वो मिडल पोर्शन में तो होता है 9+9+2, 9 सिंगलेट, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट, और टेल पोर्शन में होता है 9 डबलेट और 2 सिंगलेट। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है मिडल पोर्शन। तो देखो मिडल पोर्शन के अंदर क्या क्या है, 3 स्ट्रक्चर पढ़ने, एक तो मैंचेट, एक नेबेनकन शीथ और एक रिंग सेंट्रियोल। तो पहले देखते हैं नेबेनकन शीथ क्या होती है। तो नेबेनकन शीथ बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि स्पाइरल फॉर्म में या रिबन लाइक फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप सबको पता है क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। दूसरा है मैंचेट, ये क्या है, साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर बाकी रह जाती है जो मैंचेट को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सॉरी नेबेनकन शीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल क्या होता है, रिंग सेंट्रियोल अपन पढ़ चुके हैं कि डिस्टिल जो अपना ये था, कौन सा, डिस्टिल सेंट्रियोल, उससे निकलता है, और ये बेसिकली क्या करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कहां मूव करने से रोकता है, टेल में। पुरानी कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि रिंग सेंट्रियोल का फंक्शन अननोन है, और कुछ बुक में ये लिखा है कि ये नेबेनकन शीथ या माइटोकॉन्ड्रिया को कहां जाने से रोकता है, टेल में जाने से रोकता है। और लास्ट फाइनल पोर्शन है टेल। अपन सब जानते हैं टेल क्या होता है, स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पर्म में कौन कौन सी चीजें एब्सेंट होती है। तो स्पर्म में स्टोर फूड नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, और आरएनए भी नहीं होता। ठीक है, ये स्पर्म में एब्सेंट होते हैं, इनकी कोई स्पर्म को नीड नहीं है, और इन सब के एब्सेंस की वजह से भी स्पर्म थोड़ा क्या होता है, लाइट वेटेड होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि सीमन क्या है। तो देखो टेस्टिस से जो स्पर्म बाहर निकलते हैं वो, और कुछ ग्लैंड होती है जो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं, कौन कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड। ये अपना कुछ सिक्रेशन स्पर्म के साथ में ऐड करते हैं जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का, उनको एनर्जी कंजर्व करने का, जब वो वेजाइना में ट्रांसफर होंगे तो वहां उनको एसिडिक मीडियम से बचाने का, और ऐसे बहुत सारे फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। वो सारे सिक्रेशन और स्पर्म कलेक्टिवली क्या कहलाता है, सीमन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सीमन में, एक सीमन को हेल्दी सीमन कब कहेंगे, जब उसका 60% स्पर्म ऐसे हो जो नॉर्मल साइज के होने चाहिए, और 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो फास्ट मूविंग होने चाहिए, फास्ट मोटिलिटी या प्रॉपर मोटिलिटी रखने चाहिए। पूरे होने की कोई नीड नहीं है, 60% नॉर्मल साइज के होने चाहिए और 40% क्या होने चाहिए, फास्ट मोटिलिटी वाले स्पर्म होने चाहिए। इस तरीके से एक और चीज आपको मैं समझा देता हूं, मेल का स्पर्म जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलने को क्या कहते हैं, इजेक्यूलेशन। क्या कहलाता है, इजेक्यूलेशन। और मेल के स्पर्म या ये सीमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके 2 स्टेप और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पूरा होता है। साथ में इस चैप्टर का हाफ पोर्शन भी कंप्लीट होता है, और यहां पर अपन अपने इस वीडियो के पार्ट को क्या करते हैं, एंड। तो इस पोर्शन को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये जो सारे पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं आप नोट खुद बनाइए, इन्हीं डिस्क्रिप्शन से डायग्राम पे विशेष फोकस डालें और खूब सारा हार्ड वर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए।